नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपके समक्ष पीईटी यूपीएससी पीईटी के जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट जीएस का सॉल्व करा रहा हूँ। इसी कड़ी में तीसरी वीडियो आपको दे रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वो हड़प्पाई नगर बताइए जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है और किस नदी पर स्थित है। तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। अब इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता हैं एसआर राव सर। कौन है? एसआर राव सर। ठीक है। अब यहाँ मिला क्या है? तो यहाँ फारस की मोहर मिली है, फारस और डॉकयार्ड मिला है। तो फारस की मोहर और डॉकयार्ड मिला हुआ है। हड़प्पाई नगर की बात करें तो हड़प्पा की दो नगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और पहला खोजा गया स्थल हड़प्पाई स्थल था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास बनती। जब जैसे जैसे खोज होती गई, अब जैसे लोथल गुजरात में आ गई, तो पहले जब खोज हुई तो सारी नदी सिंधु नदियों के किनारे ही या सिंधु नदियों की सहायक नदियों के किनारे ही हड़प्पा स्थल मिले जो स्थल खोजे। लेकिन जैसे जैसे देमाबाद, नर्मदा नदी, लोथल नदी यहाँ मिलने लगे तो फिर इसको हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु। दशावतार मंदिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है। तो दशावतार मंदिर आपका कहाँ है? इधर देखिए, दशावतार मंदिर हम आपको मिलवाते हैं। तो दशावतार मंदिर है आपका देवगढ़। अब देखिए बीका हो गया 2, तो बीका 2 दो जगह दिख गया, तो एलिमिनेशन मेथड खत्म। चलिए अब ईंट निर्मित मंदिर कहाँ है? तो ईंट निर्मित मंदिर है आपका भितरगांव, तो एका 3। ठीक है। और सी का शिव मंदिर कहाँ है? तो शिव मंदिर की अगर हम बात करें तो है भूमरा में और विष्णु मंदिर है एरन। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया। तो देखिए ये महाबलीपुरम का सप्तरथ की मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और नरसिंह वर्मन पल्लव राजा थे। ठीक है। और नरसिंह वर्मन जी ने एक उपाधि ली थी, इन्होंने एक उपाधि ली थी, कब पूछ लिया जाएगा, तो इन्हें महामल्ल की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि? महामल्ल की इन्होंने उपाधि ली थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? देखिए ये जो चिश्तिया संप्रदाय का जो उद्गम है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। ठीक है। और इसके पहले अगर बात कहें कि चिश्तिया संप्रदाय तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और इनकी दरगाह कहाँ है? तो इनकी दरगाह अजमेर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक है। और अगर इनकी गुरु की बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरोनी इनके और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्य थे। इनके मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद थे। और उनकी दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन औलिया जी की? तो निजामुद्दीन औलिया भी चिश्ती संप्रदाय से थे। इनकी दरगाह है दिल्ली में। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। 7 सुल्तानों के ये समकालीन थे। और इनको ही हम महबूब इलाही और इनको ही सुल्तान औलिया कहते हैं। और इन्होंने अलाउद्दीन से मिलने के लिए मना कर दिया। कहा जाता है जब इनसे अलाउद्दीन मिलने आए तो उन्होंने कहा कि अगर अलाउद्दीन एक गेट से आएंगे तो हम अपने दूसरे गेट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से एक चित्रकार को नासिक उल अस्त की उपाधि दी। देखिए, मुगल काल में चित्रकला की जो शुरुआत है वो हुमायूं के समय होती है, ठीक है। हाँ, जहांगीर के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाए, किसको कहा जाता है, तो वो जहांगीर के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकार का। तो जहांगीर के दो चित्रकार थे, एक अब्बुल हसन और एक उस्ताद मंसूर। तो मंसूर जी को नासिर उल अस्त्र की उपाधि मिली थी, और दूसरे जो हैं, कभी मान ली ये ना पूछ के ये पूछ ले, अब्बुल हसन जी को, तो अब्बुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि मिली, नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। तो अकबर के समय कौन कौन थे, तो अकबर के समय दसवंत और बसानंद थे। दसवंत ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और हुमायूं के समय शुरू होगा, तो हुमायूं के समय कौन थे, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्बू समद थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित रहे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो 4 हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहले हम इनका कभी कभी हो सकता है कि मिलाने के लिए इनका कार्यकाल है। तो पहला हुआ था 1767 से लेके 69, और इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया और मैंगलोर की संधि कर ली। अब दूसरा कब हुआ, तो 780 से 84 तक। और इसमें क्या हुआ, इसमें मद्रास की संधि हुई, ठीक है। और दूसरे ही में ही बीच में ही कहा जाता है कि हैदर अली की डेथ हो जाती है, और टीपू सुल्तान, जो मद्रास की संधि हुई वो टीपू सुल्तान के साथ हुई। अब तृतीय क्या हुई, तो तृतीय जो थी वो 1790 और 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो ये तृतीय की बात कर रहा है, तो 1790 और 92। तो उस समय पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और पता है इस समय जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। और चतुर्थ 1799 में हुई थी। अब चतुर्थ जो है 1799 में जो चतुर्थ हुआ, उस समय लॉर्ड बेलेजली थे, और क्या होता, टीपू सुल्तान मृत्यु गति को प्राप्त होता। कहा जाता पहला ऐसा सुल्तान था जो लड़ते हुए मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए AC मजूमदार को। और लखनऊ, इसी अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो 1909 में मार्ले मिंटो जो सुधार आया था, उन्होंने क्या किया था, मार्ले मिंटो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर दी थी, और ये बात कांग्रेस ने मानी नहीं। लेकिन 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता AC मजूमदार कर रहे थे, और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। और पहली बार कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। और दूसरी चीज़, एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल नरम दल, अब यहाँ गरम दल और नरम दल भी एक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चयन कीजिए। तो अब ये कालानुक्रम की चयन की बात करता है। तो देखिए, गांधी, पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनकी आपको डेट एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। अगर डेट नहीं पता है तो ये आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये आपसे नहीं होगा। तो करते हैं। तो गांधी इरविन समझौता क्या है, 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कहा जाता है इनकी मध्यस्थता गांधी और इरविन के बीच में किसने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू और SR जयकर। याद रखना, तेज बहादुर सप्रू और SR जयकर ने की थी। और क्या सरोजनी नायडू ने इन्हें दो महात्माओं का मिलन कहा था, ठीक है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को।
कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये भी 26 से 31 मार्च 1931। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहली बार मूल अधिकार की बात को यहाँ रखा जाएगा और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को यहाँ परिभाषित किया जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से शुरू हुआ। तो ये आपका कालानुक्रम होता। और द्वितीय एक ऐसा ही सम्मेलन है, कहा जाए कि किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से भाग लेने, ठीक है, लेकिन वो वहां से वापस लौट आए थे। ठीक, चलिए, तो आपको पता चल गया कि पहला और 1 और 4 कहाँ है, तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर हो गया यहाँ ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो भाई यहाँ पहले ये देख लेते किसकी बात कर रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है कब? 9 अगस्त 1942 में हुई थी। इसका जो प्रस्ताव था वो था 7 अगस्त 1942। कांग्रेस की एक बैठक होती है 7 अगस्त 1942 के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, वहाँ बरदा प्रस्ताव रखा जाता है और बरदा प्रस्ताव को संशोधित करके 8 अगस्त 1942 में पास कर दिया जाता है और जिसके तहत कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। अब ये प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तुत कौन करता है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको प्रस्तुत कौन करता है? तो प्रस्तुत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और समर्थन कौन करते हैं इस भारत छोड़ो आंदोलन? तो समर्थन करते हैं हमारे पटेल जी। ठीक है, और इसका आलेख किसने इसको तैयार किसने किया था? तो इसको तैयार किया था गांधी जी और मौलाना आज़ाद। गांधी जी ने किया था सहयोग से मौलाना आज़ाद की। ठीक है, जैसे ये शुरू होता है वैसे ही अंग्रेज ऑपरेशन जीरो हावर चलाते हैं और सारे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को उठाकर जेल में कर देते हैं। इसी में राम मनोहर लोहिया जी जो है वो भूमिगत होकर रेडियो पर इसका प्रसार करते हैं। इसी कड़ी में क्या होता है कि बलिया में चित्तू पांडे, कहाँ? बलिया में चित्तू पांडे द्वारा सरकार, समांतर सरकार की स्थापना की जाती है। और ऐसा नहीं कि बलिया में ही है, तो बलिया के अलावा क्या हुई थी, तो आपकी तलचर में भी हुई थी, तलचर आपकी उड़ीसा में है, फिर आपकी सतारा में भी हुई थी, सतारा आपका महाराष्ट्र में, और सबसे लंबी समय तक की सरकार चली थी और तामलुक में हुई थी। तामलुक मिदनापुर मतलब बंगाल की बात है। और ये एक जातीय सरकार थी। कैसी सरकार थी? जातीय सरकार थी, पूछा जाता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज, क्या कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की इस दिवस की स्थिति में, अब देखो ये आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर 1945। ठीक है, भारत में वर्षा के किस क्षेत्र में शीतकाल और इनकी बात आती है, तो भारत के निम्नलिखित शीतकाल की बात करें तो ये आपका क्या है? उत्तर पश्चिम। कौन सा? उत्तर पश्चिम, क्योंकि शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? तो नॉर्थ और वेस्ट में होती है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जवाब हैं? तो सबसे ज़्यादा किसमें है? तो धारवाड़, आर्कियन धारवाड़ है ना, ADK। तो किसमें है? धारवाड़ तंत्र। अब अच्छा क्या है कि इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? तो धारवाड़ क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, वहाँ इनको सबसे पहले देखा गया था, सबसे पहले उन्हें यहीं प्राप्त किया गया, तो इसलिए इन चट्टानों का नाम क्या पड़ गया? धारवाड़ चट्टान पड़ गया। जरूरी नहीं है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही स्थित है, इससे धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, कुछ अरावली श्रेणियों में भी देखा जाता है, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर। ठीक है, और इसमें जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो इसका आंसर है आपका सतलज। इसका आंसर क्या है? आपका सतलज। इसका आंसर क्या है? आपका सतलज है। ठीक है, क्योंकि सतलज जो है इसको आप क्या कहेंगे? सतलज नदी को हम
कहते हैं कि राकस ताल से उत्कल नदी को हम, अगर हम वैदिक काल में जाए तो इसको हम कहते हैं सतुर्ती, ठीक है। और ये आती कहाँ है, तो ये आती है राकस ताल से। ये आती कहाँ है, तो ये आती है राकस ताल से, इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसे तिब्बत में लॉन्ग चेन कहते हैं। इसे तिब्बत में क्या कहेंगे, इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, मतलब पूछ लिया जाए तो इस तिब्बत में से लॉन्ग चेन कहते हैं, ठीक है। और ये सिपकीला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि सर ठीक है आपने सतलुज को बता दिया, तो अब ये बताइए सर रावी, चिनाब और झेलम, तो रावी को क्या कहते थे, परुसड़ी कहते थे वैदिक काल में। और चिनाब को क्या कहते थे, चिनाब को हम कहते थे अस्किन। चिनाब को क्या कहते थे, अस्किनी कहते थे, ठीक है। और ब्यास को विपाशा कहते थे, ठीक है। और झेलम को क्या कहते थे, झेलम को तिस्ता, झेलम को तिस्ता कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी हो गया, तो अब ये भी हो जाएगा कि सर इनके उद्गम स्थल कहाँ हैं। तो जो रावी नदी है इसे परुसड़ी या इरावती कहते हैं, तो ये रोहतांग दर्रे से आती है, ठीक है, कहा जाता है ये रोहतांग दर्रे से आती है। अब चेनाब की बात करें तो चेनाब भी आपके हिमाचल प्रदेश में आती है। तो चंद्रभागा, दो नदियां हैं, एक चंद्र और भागा, तो दोनों नदियां मिलके चेनाब नदी बनाती हैं, ठीक है। अब आता है कि रावी, तो रावी भी रोहतांग दर्रे से आती है। अब यहाँ से आपका हो गया। झेलम की बात करें तो झेलम का जल स्रोत कौन सा है, तो वेरीनाग नदी है, वेरीनाग झील है, वहाँ से इसका ये कहाँ है, कश्मीर घाटी में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित की बात कर रहा है तो एस्किमो, पिग्मी, बुद्दू, बुशमैन। अब इसमें से क्या है, तो एस्किमो कहाँ पाई जाती है, तो अलास्का वगैरह में, रूस वगैरह में, ठीक है। पिग्मी आपकी पाई जाती है कांगो बेसिन में, ठीक है। बुद्दू भी आपकी अफ्रीका के कांगो अंगो। तो इसमें कौन सम्मिलित है, तो बुशमैन जो है वो कालाहारी में पाई जाती है, ठीक है, जनजाति। अब देखिए भारत में टाइगर रिजर्व की बात है, तो भारत में भारत में नए, अब यहाँ देखिए टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में पाया जाता है, तो डम्फा टाइगर रिजर्व है, ये मिजोरम में पाया जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 के तहत जो टाइगर विलुप्त हो रहे थे इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो हमारे पास 53। तो प्रोजेक्ट टाइगर अभी भी देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चीता आए हुए हैं, तो प्रोजेक्ट चीता की बात हुई है तो प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात हो। तो 1973 में बाघों को, टाइगर को बचाने के लिए इस योजना की सरकार द्वारा शुरुआत की गई, ठीक है। अब कितने, तो 53 है। तो सबसे ज़्यादा रामगढ़ विस्तारी राजस्थान का बना है। अब देखिए तो फिर ये है कि भद्रा, बुक्सा, तो बुक्सा आपका कहाँ का टाइगर रिजर्व है, तो बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल का है। बुक्सा आपका कहाँ का टाइगर रिजर्व है, तो बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व है। अब भद्रा कहाँ का है, तो भद्रा कर्नाटक का है, ठीक है। ये भेलघाट नहीं है, मेलघाट है। तो मेलघाट जो है वो, अगर ये मेलघाट होता तो ये महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व होता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 2021 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर, पहली बात तो यहाँ ये क्वेश्चन ही गलत है। 2021 की जनगणना अभी आ ही नहीं है, ठीक है। अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, या तो ये 2011 पूछेंगे तो 2011, और 2021 की जनगणना अभी आई नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो ये करता है सेबी, ठीक है। सेबी की स्थापना तो 1988 में हो रही है, लेकिन इसका एक्ट 1992 में आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है,
अब भुगतान संतुलन की बात कर रहा है, तो भुगतान संतुलन क्या होता है कि जितना हमने आयात व निर्यात किया है तो हम उसके संबंध में एक कार्य करेंगे। इससे मतलब नहीं है, इससे ये उपयुक्त सभी हो नहीं सकता जब एक कट गया। तो आयात और निर्यात के बीच में भुगतान का संतुलन होना चाहिए। मान लो हम 2 रुपये बेच रहे हैं तो 2 रुपये आ रहे हैं, तो ये भुगतान संतुलन है। ठीक है, अब आ जाते हैं विशेष आर्थिक सेच नीति की घोषणा की गई, तो ये अप्रैल 2000 में की गई। ठीक है, अब आ जाते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है, तो आर्टिकल नंबर 22 में किया। और आर्टिकल नंबर 15 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, आपको मैंने बताया तो अप्रसयता का अंत है, जीवन जीने का अधिकार है आपका, आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, और समता और समानता की बात करता है आर्टिकल नंबर 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्य, अब देखिए कितने सदस्य चाहिए होते, तो 50 सदस्य चाहिए होते। ठीक है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, देखो केंद्र यहाँ ये बहुत है, केंद्र में द्वैत शासन की बात करें तो आप क्या लगाएंगे, 1935 का अधिनियम। और अगर प्रांतों में द्वैत शासन की बात करें, मान लो यहाँ पूछ ले कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। और 1909 में क्या हुआ, तो पृथक निर्वाचक की बात हुई थी। ठीक है, मैंने अभी आगे बोला था। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में समिति गठित नहीं की गई। ठीक है, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में हो सकती, इनके बारे में हो सकती। ठीक, नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो अब संसद के दोनों सदनों के द्वारा, देखिए हमने उपराष्ट्रपति को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हमारे पॉलिटी के लेक्चर पढ़े हुए हैं, उस पॉलिटी के लेक्चर उपराष्ट्रपति को पढ़ाया, हम यहाँ सीधा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, केवल निर्वाचित की बात कहाँ आएगी, केवल निर्वाचित की बात आती है सिर्फ राष्ट्रपति के में, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनयन करता है। तो ये कहा जाता है जिसका जो मनोनयन कर रहा है तो लोग उसके प्रति अपनी संवेदनाएं जताएंगे, अपनी आस्था रखेंगे अपने उनके प्रति, तो इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लोहे की सुई की पानी की सतह पर, तो भाई इसका क्या होता है, तो इसका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए समुद्र में बड़े बड़े जहाज तैरते थे, पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण होगा, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा ना, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाए, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको पता है कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान में इंसान का वास्तविक वो होता है, जैसे हम हैं तो हमारे हम जो, और जब भार आता है तो भार में क्या आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी मेजर होता है, तो हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कब निकलते हैं, तो m/e, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को मिला लेते हैं। अब वो कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जी मान लो 0 हो गया, F = m/g। अब g 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया, अगर वेट की बात करें तो W भी m/g होता है, क्योंकि हम कहते हैं W F फिजिक्स में। तो अब g 0 हो गया तो वेट भी क्या हो गया, 0, लेकिन परंतु भार वही रहेगा। तो यहाँ भार नहीं है, यहाँ क्या लिखना चाहिए, यहाँ थोड़ा इन्होंने मिस्टेक कर दी है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, यहाँ द्रव्यमान होना चाहिए कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, 27 का ए, यहाँ क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, हमको पता है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसको नहीं होता है, जो टार्टरिक अम्ल जो है वो हम उसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस, अच्छा देखो ये ट्रांस भाषा है, अभी हम बायो की भी क्लासें लाएंगे आपके पास धीरे धीरे। ठीक है, तो वो इसका आंसर क्या है, HDL है। ठीक है,
आप चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी, तो आपको पता है इसका क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, वो कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।